इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन्स लॉ होल्ड्स आर कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आपका कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ न्यूटन्स के सारे लॉ होल्ड होते हैं। क्या क्या लॉ? जैसे कि इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, या एक बॉडी मूविंग है तो वो मूविंग करते रहेगा विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, आपका कोई भी एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन ही करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसको कोई भी एक्सटर्नल मतलब बाहर का फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो, या कोई हाथ से धक्का ना दे, या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंजन या उसका मोटर स्टार्ट ना हो, तो कोई बाहर का फोर्स उस पर जब तक ना लगे तो जिस पोजीशन में है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट में रहेगा। तो इससे हमको क्या पता चला? देखिए, ये डेफिनेशन में बोल रहा है अगर कोई बॉडी को फोर्स नहीं दे रहे, मान ले कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। रेस्ट है मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स नहीं दे रहे हैं मतलब एफ इज इक्वल टू, अगर जीरो है, फोर्स नहीं दे रहे हैं मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब अब एक फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो है तो एम ए ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, मास कैन नादर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को या तो ना कभी जीरो किया जा सकता है, ना कभी उसको बढ़ाया जा सकता है, एम एम रहेगा। तो यहाँ पे ए ही आपका जीरो हो जाएगा, एम तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफ जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चला। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर होता है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको कवर कराया था। तो ये सब भी जीरो हो जाएंगे अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो। ठीक है, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, मतलब ये आपका एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हैं तो उसमें क्या कंडीशन रहेगा? अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल हैं तो मान लो आपका एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बॉडी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बॉडी के मोशन देखेंगे तो जितना हमको वी मिलेगा, यहाँ से उस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे भी हमको सेम वैल्यू मिलेगा। ये आपका एस, यहाँ पे एस डैश। यहाँ पे अगर वी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर मिलेगा तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू ऑल्सो 6 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन एक मिलेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो सब अगर दोनों इनिशियल हैं तो दोनों इसके अंदर जो आएंगे, इसके अंदर भी जो आएंगे, दोनों भी आल्सो सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ए डेस, मतलब ये आपका दूसरे फ्रेम के लिए, आपका दूसरे फ्रेम के लिए, तो ये सब आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे थ्योरी है। ठीक है, ऑल दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर और आर इन यूनिफॉर्म मोशन आर कॉल्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब वही आपका अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर कोई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी को देख रहे हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है या दोनों के रिस्पेक्ट में वो मोशन कर रहा है, तब वो दोनों फ्रेम को क्या बोलेंगे? हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स बोलेंगे। provided that one of these frame is inertial frame are necessary the unaccelerated frames। ठीक है, जो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स रहते हैं वो सब क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम होते हैं। ये एक आपका एक एग्जांपल बनेंगे। वो इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल बोलोगे तो जो जहाँ पे भी अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है वो क्या हो जाएगा? आपका इनर्शियल फ्रेम। अब इसका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में हमको करना क्या है? ठीक है, प्रूफ तो बोल दिया, लेकिन प्रूफ में हमको करना क्या है? यहाँ पे प्रूफ में हम लोग करेंगे कोई भी बॉडी लेंगे, उसको मूवमेंट कराएंगे, मोशन कराएंगे, और उसको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। ठीक है, जैसे डायग्राम में आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लो ये पी है। ठीक है, इस पी को हम लोग मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो उसको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, एक एस वाले से, एक एस डैश वाले से, और दोनों मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे और उसके जो एक्सेलरेशन है वो दोनों को इक्वल लाएंगे। ठीक है, मतलब एस फ्रेम से देखने से भी ए का वैल्यू सेम आएगा और एस डैश से भी देखने से ए का वैल्यू सेम आएगा। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी ये बोला है, इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड अनदर फ्रेम एस डैश। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम आपका एस ले लो, अनदर फ्रेम हो जाएगा एस डैश, इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वी।
तो आपका सॉरी इन ये एस है ना, वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू फ्रेम एस, ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इनिशियली द ओरिजिन ऑफ द बोथ द फ्रेम्स कोइंसाइड, ठीक है, दोनों का ओरिजिन क्या होगा, एक होगा, कोइंसाइड मतलब एक होगा ओ पे, एट एनी कांस्टेंट टी टाइम पे ना, टी टाइम पे दोनों का ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओ पे हो जाएगा। कुछ टाइम बढ़ेगा तो ओरिजिन चेंज हो जाएगा। द पोजिशन वेक्टर आर एंड आर डैश of the particle p in the frame s and s dash respectively are related as, ठीक है। आपका r और r dash किस टाइप से रिलेटेड रहेगा, r dash इज इक्वल टू r माइनस वी टी। ये चीज़ आपको डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे आएगा, इस डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या क्या दिया आपका, ये पोजीशन है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले एक पार्टिकल है यहाँ पे पी, ठीक है, यहाँ पे पी पार्टिकल है, इसको एस के एस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओ है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ चारों एक्सिस बने हैं। अब उसी दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे इसका ओरिजिन बना है ओ डैश, यहाँ पे ओ, ठीक है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से पोजीशन को पॉइंट पी को मिलाने से ये आर डैश बना, आर डैश वेक्टर, ये खाली आर वाला, एस के रिस्पेक्ट में, ये एस डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आर डैश वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वी टी। वी टी क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी होता है। क्यों हो, कैसे होगा, देखिए आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, ये डी है। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी इंटू। अब यहाँ पे ये देखिए ओ पी ओ डैश को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, डायग्राम में थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों एक 90 डिग्री में का राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ पी हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है, मतलब ये ट्राइगोनल वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ये ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस ओ सॉरी पी ओ डैश प्लस ओ डैश, ठीक है। मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाता है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये तीसरा वाला डायगोनल वाला हाइपोटेनस वाला वेक्टर हो जाता है। तो आर डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर प्लस वी टी वेक्टर, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ओ पी डैश, मतलब ओ सॉरी ओ डैश पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ डैश पी, ठीक है, ट्रायंगुलर पहले ये आपका वेक्टर एडिशन का एक लॉ है, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी का वैल्यू है आर, और ओ डैश का वैल्यू है वी टी, और ओ डैश पी का वैल्यू है आर डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप आर डैश को इधर ट्रांसफर करेंगे, वी को इधर ट्रांसफर करेंगे, इस टाइप से अगर ट्रांसफर करेंगे तो आर डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू मिल गया हमको। अब इस आर ये आपको पोजीशन मिल गया हमको एस डैश फ्रेम रेफरेंस से, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिल गया। अब इसका वेलोसिटी निकालने के लिए उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो सेम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एस डैश फ्रेम एस डैश इज, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए हम, तो हो जाएगा ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको इसका इतना मतलब इसका डिफरेंशिएट करें तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको जब ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, यहाँ पे इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी खत्म हो जाएगा, ओनली वी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे वी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन के लिए फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर आर डैश बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे इस टर्म को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब ये प्लस जीरो है, इसको हम लोग नहीं लिखें, ठीक है। अब ये हो जाएगा आर डैश, मतलब डैश वाला है तो आर ए डैश हो जाएगा, और ये नॉर्मल ए, तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे आपको समझ आए स्टेप, तो अगर एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल हो गया तो मतलब वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगा, साथ में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जितना भी फिजिकल इवेंट है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका प्रूफ है। आपको सबसे पहले एक पार्टिकल लेना है, उसके कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट से फ्रेम एस से भी और एस डैश से भी उसको प्रेजेंट करना है, तो उसमें से एक
आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है, फिर उसमें आर डैश को ट्रांसफर करके आर डैश का वैल्यू निकालना है। फिर आर डैश वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले बार में वेलोसिटी निकलेगा, दूसरे बार में एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, पहले बार में वेलोसिटी निकला, दूसरे बार में एक्सेलरेशन निकला। अब फिर दोनों का एक्सेलरेशन एक वाला डे वाला डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक में सिंपल आर वाला होगा। तो ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये आपका सिंपल ए हो जाएगा। ए डैश बोलने से एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और ए बोलने से एक्सेलरेशन ऑफ सिंपली एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।